औरंगजेब को छोड़िए, लोग जिन्ना को हीरो मानते हैं। नई पीढ़ी के लोग हैं, जिसने हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया, उस जिन्ना को हीरो मानते हैं लोग। सवाल ये है कि ये उसी गैंग के लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमान तो सब कलाम बन जाएं, खुद 70 सालों से गोडसे बन के घूम रहे हैं। तो अब सवाल ये कि आपकी एक्सपेक्टेशन का जो दायरा है, एक मिनट, मैं तारिक फतेह को इसका जवाब देने दूं उससे पहले, जिन्ना को आप हीरो मानते हैं, विलन मानते हैं? शोएब जवाई। अरे भाई, मैंने कितनी दफा ये कहा है कि जिन्ना तो इस देश के मुसलमानों की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण। ठीक है, तो यही वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को विलन बताइए। तारिक फतेह, अब आप जवाब दीजिए जो वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप दो अलग तरीके की बातें करते हैं, टीवी पे कुछ और, पीछे कुछ और। देखें, अगर कहीं मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है या बुद्धिस्ट के साथ हो रही है, मेरा काम या मैं अपने एज अ पर्सनल, मैं जो गिरा हुआ है जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़ा हूंगा। मैं मजहब नहीं देखता। तो अगर अमेरिका में 9/11 के बाद आम शाम मुसलमानों की पिटाई हो रही है तो मैं तो जाके वहां खड़ा हूंगा ना, कि इसने थोड़ी जहाज मारा है, जिस पाकिस्तानी ने वहां भेजे थे या सऊदी ने, आप उनसे लें। क्यों सिखों को मुसलमान समझ के पिटाई कर रहे हैं आप अमेरिका के अंदर? दैट इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल। मैं कश्मीर के बारे में ये कह रहा हूं कि इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है कि 8वीं सदी के अंदर करकोटा सिविलाइजेशन और जो कैस्पियन सी से बे ऑफ बंगाल तक थी, उसके अंदर ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन थी, जैसे सिंध में थी या मोहनजोदारो में थी। हम जो मुसलमान वहां रहते हैं, हमें पहले एक्सेप्ट ये करना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में आए जिसका नाम ही हिंदुस्तान था, और उसको हम इस उम्मीद में रखें कि यहाँ फिर से मुगल आएंगे, फिर से राज होगा, फिर से ऐसा पिटाई करेंगे। सब जगह छप रहा है, आपकी उर्दू की किताबों में लिखा है मोहम्मद बिन कासिम को आप हीरो मानते हैं, और वो शख्स जिसने आके हिंदुस्तान पे हमला किया और जिसने उसको बचाया वो आपका विलेन है, और जिसने हमला किया और सबुक्तुजीन आया और सोमनाथ के टेंपल गिरा, उसको आज तक बच्चों को कहते हैं कि वो हीरो है। शोएब जमे इसका जवाब दीजिए, क्योंकि अभी हाल में एक मौलाना का भी वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, जो कह रहे थे कि हमने 70 साल इस देश पर राज किया है, इतने साल राज किया, और ये लोग सोचते हैं कि ये 70 साल में हमें हटा देंगे और ये कर देंगे, इंशाल्लाह हम राज करेंगे। तो ये जो मानसिकता है उस पर वो कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। देखिए सुशांत जी, मैंने एक बात कही कि भाई हमारा जो कंसर्न है कश्मीरी पंडितों के साथ, सबसे पहले तो एक्नॉलेजमेंट का है। नोबडी इज इन ए डिनायल मोड, आई एक्सेप्ट दैट। हालांकि हम लोग नॉन कश्मीरी मुसलमान हैं, बहुत दूर, हमारा तो न्यू जनरेशन है ये, लेकिन सवाल ये है कि एक्सेप्टेंस के साथ साथ जो मेरी कंसर्न होगी वो उनके बेसिक मुद्दों की होगी। मेरे खुद कश्मीरी पंडित दोस्त हैं, मेरे यूनिवर्सिटी में कॉलीग हैं, इवन कि जैसे मैंने बताया कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जब था, डैलस में, तब भी वहाँ कश्मीरी पंडित थे, और तारिक साहब जानते हैं डैलस में काफी सारे कश्मीरी पंडित तो रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप जमाई साहब ये 3 बातें पूछें हमेशा, कि भाई ग्रीवांस सेल का कमीशन, रिड्रेसल सेल में जो पार्टी, अभी आप तारिक साहब से पूछ ले भाई रिड्रेसल सेल का क्या इशू था, इनको नहीं पता। रिड्रेसल सेल का ये इशू था कि भाई उनको पार्टी बना दिया, वो लोग पीछे मुकर गए, अब जमीनें जो वापस होनी थी वो सरकार पार्टी ना बन के उनको बना दिया, तो वो डर तो पहले से ही। तीसरा हमने कहा कि भाई जेनोसाइड बिल की बात हो रही है कि पार्लियामेंट में जेनोसाइड बिल, अब सरकार के लिए भी ये परेशानी है कि अगर वो जेनोसाइड बिल को पास कर देती है तो यूनाइटेड नेशन में ये मसला चला जाएगा, और जब जेनोसाइड की आप बिल पास करेंगे तो वो प्रोटेक्टेड एरिया हो जाएगा जहां पे इंडिया के फिर वो चलेगी नहीं। ये एक सरकार के लिए भी इशू है। हमने इन कंसर्न पर बात की, तो क्या मैं डिनाइल पे हूं? मैं कंसर्न में हूं। दूसरी बात, अभी तारिक साहब कह रहे थे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तारिक साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत भी करता हूं, आप लर्नेड स्कॉलर हैं साहब, मुझे ये बताइए, आपको याद होगा अक्टूबर 1947 में इसी जम्मू के उधमपुर में लगभग 1 लाख कश्मीरी मुसलमानों को मार दिया गया हरि सिंह के लोगों द्वारा, और आरएसएस के जो लोग थे, वो पूरे विकिपीडिया में सारी चीजें लिखी है, मार दिया गया, और ट्रक के ट्रक जो है उनको गड्ढों में डाल दिया गया। कहते हैं मीरपुर मैसेकर का वो बदला था। तो 1 लाख कश्मीरी मुसलमान जो जम्मू में मारे गए अक्टूबर 1970, क्या वो कश्मीरी फाइल्स का हिस्सा नहीं हो सकते? क्या वो जेनोसाइड नहीं था? इतना बड़ा नरसंहार। तो मैंने, ठीक है, अब तारिक फतेह जवाब दे, तारिक फतेह जवाब दे, तारिक फतेह। देखिए, इस पे जो अथॉरिटेटिव किताब है उसका नाम है रेडर्स इन कश्मीर, जो मेजर जनरल अकबर खान ने लिखी, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एंड ट्राइबल्स हु इन्वेडेड एंड रेप्ड एंड डिस्ट्रॉयड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
उस किताब को आप देखिए, कहीं छपने की इजाजत नहीं है। पता नहीं 1970 में मैं खरीदी हुई किताब, वो वॉल्यूम एक बेचारी पड़ी हुई, उसकी फोटो कॉपियां कर करके भेज के क्या क्या जुल्म किया है पाकिस्तान फौज ने, पाकिस्तान पुलिस ने, और ये जो उस वक्त जो लोग थे जिनको आज हम तालिबान कहते हैं, इस्लाम के नाम पे कितने मुसलमानों को उन्होंने रेप कर दिया जो आए थे लिबरेट करने के लिए। और पाकिस्तान की फौज जो थी 20,000 राइफल चोरी किए एक तरफ से, जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ था पाकिस्तान आर्मी का, उसको पता भी नहीं चला। टूटी हुई राइफलें बेच के आर्मी भेज रही थी वहां मैसेकर करने, जिसके अंदर वो जो पश्तून रेडर्स थे, दे डिडंट इवन नो कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। तो जुल्म जो हमारे हाथों हो चुके हैं, हम हमेशा वही गजवा हिंद, वही तलवार, वही खूंखार एटीट्यूड। एट सम स्टेज हमको 2022 में आना पड़ेगा। ये कब तक हम 12वीं सदी में रहेंगे कि यूं तलवार उठा ली, यूं जंग कर लिया, मिस्र खत्म कर दिया, ईरान तबाह कर दिया, हिंदुस्तान पे हुकूमत कर दी। फॉर गुडनेस सेक इसको खत्म करें। आज देख लीजिए इतने नाजुक मौके पे हैं कि वी कुड फेस अ न्यूक्लियर वॉर। ये जो मजाक मजाक में हम बात करते हैं, आज चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड कि हिंदू जो है वो जायज सिटीजन है हिंदुस्तान का, तभी तो उसका नाम हिंदुस्तान है। ये इंडस रिवर जो है ये ऊपर वाले की। शोएब जी भाई, मैं जो अभी तारिक फतेह कह रहे हैं कि कैसे उस वक्त जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि उस वक्त पाकिस्तान से कबीलाई आए, उस वक्त फौज आई और उन्होंने जो किया हिंदू मुसलमान देखे बिना किया। इसी शो में आप बैठकर, या मैंने लगातार इस पर डिबेट्स की और ये गौर किया शोएब जमाई कि पहली लाइन में आप लोग कहते हैं कि हाँ कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ गलत हुआ, उसका दुख है और ये है और वो है, और फिर आप कोई ना कोई ऐसा वाकया उठा कर ले आते हैं ताकि तराजू बैलेंस किया जा सके, और वो भी बैलेंस नहीं हो पाता क्योंकि फैक्चुअली कुछ और निकलता है। क्यों एक पूरे 40 मिनट के 30 मिनट के डिबेट में बैठकर ये सिर्फ नहीं कह सकते यहां भाई ये गलत हुआ, जैसे तारिक फतेह कह रहे हैं? तराजू क्यों बैलेंस करते हैं अगर वाकई दिल से महसूस करते हैं? मुझे ये बताइए, अभी तारिक साहब ने कश्मीर का जिक्र करते करते वो तालिबान भी गए, फिर वो उससे पहले भी गए इंडस सिविलाइजेशन, फिर मोहम्मद बिन कासिम भी गए। मैंने कुछ बोला? आपने उनसे कहा कि भाई कश्मीरी मुद्दे पर ही रहो, आप पुरानी बातें ना करो। अरे भाई उसमें आप नहीं, उसमें उन्होंने जो आपने वाकया बताया, जो आपने वाकया बताया उसका फैक्ट उन्होंने बताया किताब के मार्फत, वो अपनी मर्जी से नहीं गए। जब इन्होंने पुरानी बातें छेड़ी तभी तो मैंने अक्टूबर 1947 का छेड़ा, और अक्टूबर 1947 के मैसेकर पर अभी तक तारिक साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं एक्सपेक्ट करता हूं मेरी बात खत्म हो जाए तो वो कम से कम इस पर कुछ तो कहेंगे, अफसोस तो जाहिर करेंगे कि हाँ ऐसा हुआ था और वो गलत हुआ था, और आरएसएस के लोग भी शामिल थे। विकिपीडिया में आज भी लिखा हुआ है। सर विकिपीडिया पे भरोसा मत कीजिए, विकिपीडिया आप भी चेंज कर सकते हैं। विकिपीडिया पे भरोसा करेंगे आप फंस जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। विकिपीडिया पे भरोसा मत किया कीजिए। आप ये बताइए, मैंने कश्मीरी मुद्दों पे बात करने के लिए सबसे पहले एएस दौलत की किताब पढ़ी, रॉ के पूर्व अधिकारी से। क्या एएस दौलत की किताब पढ़ना गलत? सर वो किताब मैंने भी पढ़ रखी है, मैंने भी पढ़ रखी है। मैंने भी पढ़ी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब। देखिए, सबसे पहली बात तारिक साहब ने एक बच्चों की बात की। Nobody, not you and me, nobody wants our children to be raised in such kind of venomous and hatred environment like this. We need to rectify the situation. सवाल ये है कि कट्टरता दोनों तरफ बढ़ रही है। इस देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों ने कोई यहाँ से धर्म संसद करके ये कह दिया हो कि यहाँ से मेजोरिटी का आप कत्लेआम करें, लेकिन इस देश में हो रहा है। कौन से 1947 के बाद इस देश के आज के जो पढ़े लिखे युवा मुसलमान है कहीं तलवार उठा के चले जाते हैं या कहीं जिहाद करने चले जाते हैं भारत के मुसलमान? मैं आपके इस पॉइंट पर आता हूं। एक मिनट ये चूंकि बार बार उठता है शोएब जमाई बार बार चूंकि ये मसला उठता है। नहीं, मैं एक सेकंड बस इस पॉइंट पर आ रहा हूं। आई बेग टू बोरो। अच्छा ठीक है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, इस देश में इतने मुद्दे उठे कंट्रोवर्शियल, चाहे हिजाब हो, चाहे आर्टिकल 370 हो या फिर सीएनआरसी, सारे मुद्दों में लोग कोर्ट गए, कोर्ट पे बात हुई। इवन की जो सड़क पे भी बैठे वहां पे भी कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने कई बार पेशियां दी उसमें, और जब बातें हुई जस्टिस कौल साहब ने कही और फिर वो कमीशन बैठी और वो जब हमसे बात करने आए तो हमने सारे प्रोसेस में। सवाल ये है कि इस देश का मुसलमान
संविधान पे यकीन करता है, कोर्ट सिस्टम और व्यवस्था पे बिलीव करता है, तभी वो कोर्ट के बार बार दरवाजे खटखटाता है। हर एक मुद्दे पे हारता है वो एक अलग बात है, कई मुद्दों पे हारता मैं मानता हूं, कई मुद्दों पे जीतता भी है, लेकिन इसी डेमोक्रेसी, इसी लोकतंत्र, इसी संविधान, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन और आइन पे यकीन है, तभी इस देश का मुसलमान हथियार और ये सब की बात ना करके कोर्ट की व्यवस्था पे यकीन रखता है। ये बात हम कब यहाँ से एक्नॉलेज करेंगे? और आप बार बार इस देश के मुसलमानों को टॉन्ट करेंगे बाहर से बैठ करके कि यहाँ पे गजवाई हिंद होता है। अरे भाई, हमने आज तक बचपन में गजवाई हिंद का नाम नहीं सुना। मेरे वालिद साहब तबलीग जमात से जुड़े हुए, मैं दावत तबलीग में लड़का हुआ बचपन से, 40 दिन चिल्ले 3 दिन, आज तक मैंने नहीं सुना। मैंने सिर्फ यही सुना कि जिस मुल्क में रहते उसके आइन को मानो, उसके कानून को मानो, और ये कानून की बात ही यही थी कि लोगों ने इसको, हमने हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था में आने के लिए लोगों को प्रेरित किया है और यहाँ से इस देश के मुसलमानों से कहा कि तुम इसके इलेक्शन सिस्टम अब सर मैं कुछ पूछ लूं, आप अगर आप इतना लंबा बोलेंगे तो पूरा शो खत्म हो जाएगा।